ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्रुप 16 बोले ब्लॉक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट किए थे, 15 ग्रुप हम लोग पढ़ लिए हैं। 15 ग्रुप में थोड़ा बड़ा बड़ा था, वो बड़ा इसलिए था क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक भी देना था 11th का, पहला रीजन तो ये है, और टॉपिक ज़्यादा पढ़ना था, 2 रीजन हो गया कि बड़ा होने का। उससे थोड़ा छोटा है ये 16 ग्रुप, 16 ग्रुप से थोड़ा छोटा है 17 ग्रुप से सबसे छोटा है कौन, 18 ग्रुप में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो चैप्टर तुमको थोड़ा छोटा छोटा होता जाएगा, उसमें डिटेल से पढ़ लिए, पूरा बेसिक से पढ़ना था ना, इसलिए अब वो सारा टर्मिनोलॉजी यहाँ भी पढ़ेंगे, तुमको लगेगा जहाँ सेम ही तो ट्रेंड है, ओके सेम चीज़ लगेगा। तो 16 ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 ग्रुप में को ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम देख लो। जैसे 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, ओके नाइट्रोजन फॉस्फोरस से स्टार्ट होता था, और 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, ओके। इसका एक और नाम क्या है, चाल्कोजेंस। 15 ग्रुप को बोलते थे निक्टोजेंस या निकोजेंस, याद आया, क्योंकि वो सफोकेटिंग नेचर का होता था, उसका जो कंपाउंड होता है इसलिए उसको रखा गया नाम। और चाल्कोजेंस का मतलब होता है कि ओर फॉर्मर, ओर फॉर्मर मतलब जो ओर फॉर्मिंग करता है। मेटलर्जी पढ़े थे, मेटलर्जी में बोलते हो जैसे कि ये जितना भी ओर होता है, एस्क होता है, वो ऑक्साइड के रूप में होता है, जैसे कार्ब इसका आयरन का ऑक्साइड होता है, हेमेटाइट सुने होंगे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो जितना भी ओर होता है जिससे मेटल प्राप्त की जाती है, ओके, वो ओर जो होता है वो जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, मिनरल जो होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, सल्फाइड के फॉर्म में होता है, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड भाई याद है, जिंक ब्लैंड, ओके, लेड सल्फाइड पीबीएस जिसको गैलेना बोलते थे, याद है, एचजीएस सिन्नाबार, बोलो ना क्या हो, तो ये सभी क्या सल्फाइड हो रहा है। तो जितने भी और मेटल के अक्षर होते हैं वो सब के सब 16 ग्रुप के मेटल से ऑक्साइड के 16 ग्रुप के एलिमेंट यूज होते हैं उसमें, ओके। यानी 16 ग्रुप वाले एलिमेंट और बनाने की ज्यादा प्रवृत्ति रखते हैं, ओके, और बनाने का गुण उसके अंदर सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 16 वाले के अंदर है, और के अंदर है, लेकिन 16 वाला ग्रुप का जो एलिमेंट है वो और बनाने की क्षमता ज्यादा है, गुण ज्यादा है, इसलिए उसको चाल्कोजेंस कहा जाता है। चाल्कोजेन का मतलब ही होता है और फॉर्मर, कौन फॉर्मर बोलो, और फॉर्मर, जो और बनाता हो, अयस्क बनाता हो, है ना, और फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो सीधे सीधे एक ऑब्जेक्टिव तो यही से पूछा जाएगा कि 15 ग्रुप को क्या बोला जाता था, निट्रोजेंस या निकोजेंस, 16 ग्रुप को क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस, ठीक है। 17 ग्रुप को हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे। अब जैसे 15 ग्रुप में पढ़ते थे, क्या पढ़ते हैं, NS2 तो था ही, एस में 2 भरा गया, पी में 3 था, NS2 NP3 आया ना, क्या कि 3 2 5, 10 तक तो भरा ही हुआ था नियन तक, उसका 5 भरा था, एस में 2 चला गया, पी में 3 चला जाएगा, तो एन एन वो हो गया 15 ग्रुप। 16 ग्रुप में क्या करो, पी में 4 कर दो, फैक्टर पी में मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 6, 3 ऑर्बिटल तो 6, ठीक है। उसका जाओगे 17 ग्रुप में तो NP5 हो जाएगा, 18 ग्रुप में तो NP6 हो जाएगा, बस यही है। तो ये देखो NS2 NP4 ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। 16 ग्रुप वाले का NP4 NP4 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4 7p4, सेकंड पीरियड में 2p4 होगा, थर्ड पीरियड में 3p4 होगा, फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में 4p होगा, फिफ्थ पीरियड में 5p4 होगा, सिक्स पीरियड में 6p4 होगा, और सेवंथ पीरियड में 7p4 होगा। समझ में आ गया, खत्म। अब जो है इसमें 2 एलिमेंट जो देख रहे हो ये नॉन मेटल्स है, क्या बताओ क्या, अधातु, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है, ऑक्सीजन और सल्फर, इसको याद करने का ट्रिक क्या है पहले बताओ, ओ स्टाइल से टिपो, क्या याद रखोगे, ये ट्रिक है, ओ स्टाइल से टिपो, तुमको बोले स्विच ऑन करने के लिए बोले ए स्टाइल से टिपो, स्टाइल से टिपो, ठीक है, याद करने का तरीका, ओ स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिबोरियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम का नाम तो सुने होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। लिबोरियम ये तो 84 के बाद, करीब करीब 100 के बाद जो भी है ना, सब सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और वो आर्टिफिशियल है जनरली, ठीक है। तो हम लोग को ना, हम लोग को सिर्फ ज्यादातर फोकस किस पे करना है, जैसे उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पढ़े थे, ऐसा इसमें ऑक्सीजन सल्फर को पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। नेचर में सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन सल्फर ज्यादा मिलता है, कंपाउंड इसके नेचर में एग्जिस्ट करता है ज्यादा, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, 15 ग्रुप तुमको आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो ये धातु हो गया, सॉरी अधातु, नॉन मेटल्स, और ये जो तुम देख रहे हो सेलेनियम, ये तुम्हारा मेटोलॉइड्स है, उपधातु है, ओके। और ये उसके बाद ये भी टेल्यूरियम भी, दोनों 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 मेटोलॉइड्स है। बाकी पोलोनियम और लिबोरियम जो लिबरमोरियम है, जो है लिबरमोरियम, ये तुम्हारा क्या है, दो, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो इंसान को द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो तुमको शुरू के बस ये जो 2 है वो नॉन मेटल है, बाकी मेटलोइड्स 2 हैं, और आगे दोनों मेटल ही कहलाता है, दोनों मेटल ही होता है, ओके। चलो समझ में आ गया, चलो इस 16 ग्रुप का हो गया, याद करने का ये तो याद हो ही गया होगा कि
कि सर ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 में 8 जोड़ोगे तो सल्फर हो जाएगा 16। 16 में दिया था 2 8 18 18 32 32, तो 16 में 18 जोड़ोगे 34 हो जाएगा। 34 में 18 जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा। 52 में 18 जोड़ोगे तो 32 जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा। 84 में 32 जोड़ोगे तो 116 हो जाएगा। 2 8 8 18 18 32 दो तो सेकंड पीरियड से स्टार्ट हुआ था। 8 जोड़ोगे, फिर 8 जोड़ोगे, ठीक है। तो 8 जोड़े, अरे बोला 8 जोड़े, पहले 8 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे। तो ऑक्सीजन में 8 था एटॉमिक नंबर, 8 में 8 जोड़ो 16, 16 में 18 जोड़ो 34, 34 में 18 जोड़ो तो 52, 52 में 32 जोड़ोगे तो 84, 84 में 32 जोड़ोगे तो 116। ओके, याद रखो, क्लियर हो गया। तो ये ओ स्टाइल से टिपो, ये इस न्यूमेरिक से ये नाम याद हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो याद ही है, तो वहां से 8 18 18 32 जोड़ के तुम सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक तो याद ही है, NH2 NP4। तो अगर सेकंड पीरियड है ऑक्सीजन है तो 2s2 2p4। ओके, उसका सल्फर है तो 3s2 3p4। उसका सल्फर का सेलेनियम है तो 4s2 4p4। उसका टेल्यूरियम है तो 5s2 5p4। फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, ये सेवंथ पीरियड। क्लियर हो गया? ओके, चलिए ये सब हो गया। अकरेंस, ज्ञान की बात है, ये सब ज्ञान की कुछ बातें हैं। ओके, ऑक्सीजन के बारे में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? अर्थ क्रस्ट समझे, भूपर पट्टी, जमीन के अंदर का हिस्सा, जमीन के अंदर का हिस्सा, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर तुमको बोले कि द एलिमेंट विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज मोस्ट अबंडेंट, या बोले द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो बोलोगे ये ऑक्सीजन। हाँ, मेटल के लिए पूछेगा तो एल्युमिनियम बोलोगे, क्या एग्जाम में आ चुका है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु पर इसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपर पट्टी में, ठीक है, तो एल्युमिनियम होगा। ठीक है, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन तो नॉन मेटल धातु है, तो एलिमेंट बोल दोगे, सबसे ज्यादा पाया जाता है, मेटल में भी नॉन मेटल में सबसे ज्यादा, ठीक है। कितना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर? 47% बाय मास, माने सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन भी है, सिलिकॉन भी है, एल्युमिनियम भी है, मेटल भी है, बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन बाय मास, 47% बाय मास, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सिलिकॉन, ओके, जो कि मेटोलाइट्स है, ओके। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है तुम्हारा एल्युमिनियम। और मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछेगा अगर एग्जाम में तो बोलोगे एल्युमिनियम ही बोलोगे, एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, और तुम्हारा जो एल्युमिनियम है तुम्हारा धातु है। तो धातु में अगर पूछे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है तो बोलो एल्युमिनियम। क्या एक क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जिप्सम का नाम सुनो, जिप्सम है ये, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ओके। जो पीओपी का नाम सुनते हो, जिसका नाम है पेरिस ऑफ प्लास्टर, अरे पीओपी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिसको पीओपी करते हैं दीवारों पर, ओके, तो या प्लास्टर में करते हैं जब हार्ड ड्यूटी टूट जाता है, तो पीओपी बनता है किससे? जिप्सम से। ये जिप्सम से बनता है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तब जाकर पीओपी बनता है। तो ये जिप्सम में और इसमें क्या अंतर है? बस खाली अंतर है कि यहाँ वाटर का 2 मॉलिक्यूल है, या वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल है, सॉरी 1.5 आधा मॉलिक्यूल है, 1.5 मॉलिक्यूल का अंतर है। मतलब जिप्सम को गर्म करोगे 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो आधा मॉलिक्यूल बच जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, या सेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो, हिंदी बोलते थे अर्ध हाइड्रेट, याद है? इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम हो गया। तो दोनों में फॉर्मूला में कुछ भी अंतर नहीं, खाली पानी के मॉलिक्यूल का अंतर है, ठीक है। एक होता है इप्सम सॉल्ट, तो इसमें भी सल्फर है कि नहीं है? सल्फर जो है कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एलिमेंटल फॉर्म में भी सल्फर एग्जिस्ट करता है, एसिड की फॉर्म में, ठीक है, याद आना। एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर, और कंपाउंड में फॉर्म जिप्सम, पीओपी पेरिस ऑफ प्लास्टर। इप्सम सॉल्ट MgSO4 7s2, ये इप्सम सॉल्ट है, ओके। इसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाटर बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ठीक है। वाटर का कितना मॉलिक्यूल इसके अंदर? बोलेगा इप्सम सॉल्ट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल पाए थे? 7। बोलेगा कि जिप्सम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 2 पर मॉलिक्यूल। और कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितना था? आधा है, ओके। चलो, पीवीएस का नाम सुनी होगे, लेड सल्फाइड गैलेना के मिनरल है, यानी कि लेड का एक और है। जिंक ब्लेंड ZnS, उसके बाद HGS याद है, सिन्नाबार। उसके बाद CuFeS2 कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट जो होता है कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, ओके, क्लियर है। तो ये सभी तुमको काहे बता रहे हैं कि वो सब में सल्फर है, ऑक्सीजन इसलिए, ठीक है।
अक्रेंस के बाद, ये सब नॉलेज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की, जैसे जो प्रॉपर्टी वहां पर क्या हो यहाँ भी। ओके, ऊपर से नीचे आओगे तो पहला सेकंड पीरियड में 2 सेल था, थर्ड पीरियड में 3 सेल हो गया, चौथा पीरियड में 4 सेल हो गया, तो सेल बढ़ता रहा है तो साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। आजा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज इंक्रीजेज राउंड द ग्रुप, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। बोले थे फोन याद ना, फोन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण इसका सबसे ज्यादा, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है और नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट है। ओके, तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोचो कि ऑक्सीजन से नीचे जाओगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इसमें। तो 16 ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। वैसे भी मेटल मिलता है, ऊपर नॉन मेटल है, नीचे मेटल है, तो नॉन मेटल जनरली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है उसका, ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, तो जो नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे समझिए, और जो मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहिए, वो तो देना चाहेगा ना। तो ऑब्वियसली के ऊपर में ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, बाकी नीचे जाओगे तो मेटल मिलेगा तुमको, है ना। तो ऑब्वियसली कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन भी घटेगा, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं तुमको एक कमाल की बात बता रहा हूँ। ओके, तरीके से अगर देखोगे, यहाँ देखो मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बार पूछा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओके, टेल्यूरियम, पोलोनियम और छोटा रहा। तरीके से तुम जानते हो कि ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले और उसके बदले में एनर्जी रिलीज करे। मान लो मैं तुमको बोलूं कि एक एलिमेंट ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अनायन बनाया, ठीक है, ए माइनस, और इसने एनर्जी रिलीज किया, मान लो -100, क्या रिलीज किया, एक एलिमेंट बी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसने बी माइनस बनाया और उसने एनर्जी रिलीज किया -200, एनर्जी रिलीज किया, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज किया, तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और उसके बदले में तुमको पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, खुशी वाली बात है, मतलब उसको खुशी मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उसके बदले में तुमको पैसा मिल रहा है। ओके, ये क्लियर है। तो तुम किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा बोलोगे, ए का बोलोगे कि बी का बोलोगे, बी का बोलोगे ज्यादा। मैंने निगेटिव तो बस ये बता रहा है कि एनर्जी दे रहा है, रिलीज कर रहा है। बी को इलेक्ट्रॉन लेने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा है, मैंने कहा बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो वो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू है, क्या बोलोगे इसको, माने मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस कि उसको इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बी को इलेक्ट्रॉन से चाहत ज्यादा है, इसलिए वो बदले में ज्यादा पैसा भी दे रहा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर नॉन मेटल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है, एनर्जी रिलीज भी करता है, लेकिन तुम क्या सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, सल्फर की कम होनी चाहिए, असल सबकी इसकी तो सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि मेटल है, ये तो रेडियोएक्टिव मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड्स है, तो ऑब्वियसली ये केस की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए ऑक्सीजन का सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन होता है सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्यों। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू की बात, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बात करोगे तो सल्फर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन ज्यादा करना चाहिए। तो रीजन क्या जानते हो, देखो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ये मान लो ये ऑक्सीजन का साइज है, ये सल्फर का साइज है, सल्फर का साइज बड़ा है, तो समझियो। तुम जानते हो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 ग्रुप है ना, तो 2 8 6, ये ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 15 ग्रुप वाले का 5 था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ओके, ऑक्सीजन वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माने कि 16 ग्रुप वाला का। अब 6 है तो 6 इसके पास बना दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसके पास भी 6 है ना, अरे बोलो ना, 6 हो गया, 6 इसमें भी है। तुम बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे समझो, मैं तुमको बता रहा हूँ, 6 मेहमान है तुम्हारे घर में आए, कोई मौके पे, कोई ओकेजन पे, कोई प्रोग्राम हुआ, शादी हुआ, कुछ हुआ, ओके, 6 मेहमान आए, ठीक है,
6 मेहमान आए और तुमने उनको क्या किया, अब शादी का माहौल है या कुछ ऐसा ओकेजन है जिसमें जगह पूरा घर भरा हुआ है, औरतें घर में सोएंगी, मर्द बाहर में सोएंगे, अब जगह नहीं है तो मेहमान है, अब मेहमान में खास सब फुप्पा सब है, खालू सब है, वो जानते हो खतरनाक होता है, डेंजरस, जीजा सब है, ओके। तो उसको मान लो कि जगह नहीं था तो किचन में सुलवा दिया, अरे समझ रही हो। तो जो वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन का मन बना के आए थे कि रुकेंगे, वो अगले दिन भाग जाएगा फिर। पूछो क्यों? जगह कमी की वजह से उसको तकलीफ होगा, परेशानी होगा, या मच्छर अलग काटेगा, ऊपर से कहाँ सुलवा दिए तो ऊपर से वो उसका अपना ये होता है, ईगो होता है कि हम फुप्पा हैं और हमको कहाँ सुलवा दिया। फुप्पा और खाला सब जो है, खालू सब जो है, बहुत खतरनाक डेंजरस आदमी। माने जब भी देखोगे शादी उदी होगा, सबसे ज्यादा नाराज कौन होगा? जीजा, फुप्पा और खालू और मामा। मामा तो कम है, मामा कम, मामा तो बदनाम नहीं करो मामा को, लेकिन खालू और फुप्पा सब बहुत खतरनाक। हाँ क्या? हाँ मारो ना, बाल्टी लेके भरो, मार दो। हाँ समझे बात को। तो यही है, जीजा जी भी तो खतरनाक पड़ जाती है, वो तो बीबी को छोड़ता ही नहीं है। अगर मान लो कि शादी में रहेगा तो वो सोचेगा कि हमको वो स्पेशल रूम मिल जाए, तो बीबी को छोड़ेगा नहीं, बीबी के साथ सोएंगे, है ना, ताकि हमको रूम अलग से मिल जाए। जबकि शादी में परेशानी होता है सबको, लोगों को, कि आदमी को सोचो भाई आराम करिए, थोड़ा सा औरतों को छोड़ दिए साथ है, उस दिन भी छोड़ेगा नहीं। नहीं बताओ ये सब ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन वही 6 लोग हैं, वही 6 लोग हैं, मेहमान है, उसमें खालू है, पप्पा है, सब है, उसके दोस्त है, सब मान लो, और उनको तुम्हें एक हॉल दे दिया बड़का, जाइए आप इसी में सोइए, और उसमें पंखा लगा दिया। तो आप कहा जहाँ पे 2 दिन रुकने वाला रहा, वो कहेगा ना अभी रुकेंगे, है ना, उसका खूब खातिर बात। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये चीज है यहाँ पे। 6 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से जगह पर है, यहाँ पे उसको ज्यादा रिपल्सन होगा, धक्का धुक्की होगा, कचमच्ची होगा। बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बड़े साइज में, यहाँ कचमच्ची ज्यादा नहीं होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं इसको? माने यहाँ पे छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, छोटे साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब बताओ कोई नया एक इलेक्ट्रॉन को तुम इसमें देना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हो, तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसान से ऐड हो जाएगा, इसमें से आसान से ऐड हो जाएगा। जल्दी बताओ, बोलो ना क्या? हाँ वो तुम जवाब दे रही हो। चलो ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन ये सल्फर है, कहाँ पे आसानी से ऐड हो जाएगा? यहाँ पे, क्यों? यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पर कम में जगह इलेक्ट्रॉन है। 6 मेहमान है, एक और मेहमान को तुमको किचन में ठूस रहा हो तो और तकलीफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर साइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, साइज बड़ा है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जब भी तुमको कोई पैटर्न याद करना हो, कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन, आयोनेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये सब का अगर ट्रेंड देखना हो तो क्या करो, 15 ग्रुप वाला भी पढ़ लियो, उसमें भी कंपैरिजन कर लो। ऐसा देख लो घट रहा है कि बढ़ रहा है, अगर एक ऐसा होगा तो याद हो ही जाएगा एक के साथ, अब बाकी जो डिफरेंट होगा उसको अलग तरीके से याद कर लेना। तो इससे तुम रिलेट करोगे तब तुमको चीजें याद आएंगी, ना तो दोनों में सब में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये चीज है। तो ग्रुप में तो मैंने बता ही दिया कि आयोनेशन एंथैल्पी जो ग्रुप में क्या होता है, घटता है, लिखा हुआ है ऊपर में, लिखा हुआ है आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ग्रुप 15 वाले को ग्रुप 16 से कंपेयर करोगे, ग्रुप 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में कंपेयर करना, किसका आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा है? आयोनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि तुमको लगेगा कि सर आयोनेशन एंथैल्पी छोटा साइज का होता है, ये बड़ा है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा बोलो छोटा है, ऑक्सीजन छोटा है, ठीक है, क्योंकि जब पीरियड में चलता है ना, पीरियड में तो साइज छोटा होता जाता है, मैंने ग्रुप में साइज बढ़ता है, पीरियड में साइज छोटा होता जाता है, ऐसे छोटा होता जाता है। तो तुमको ये देख रहे हो कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन से, ओके। तो साइज में नाइट्रोजन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, तो ऑक्सीजन की आयोनेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, बोलो, ज्यादा, और नाइट्रोजन की होनी चाहिए कम, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ये थोड़ा कमाल का क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। पीरियड में चल रही सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसको बाद में इसी तरह फास्फोरस सल्फर में लागू हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से मुश्किल है। तो ऑक्सीजन का आयोनेशन एंथैल्पी होना चाहिए ज्यादा नाइट्रोजन से, माने जो नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन होता है नाइट्रोजन का ज्यादा सल्फर से, ऑक्सीजन से, जैसे फास्फोरस का होता है सल्फर ज्यादा। कि सर क्यों? पूछो क्यों, आ जाओ, क्यों का जवाब क्या कि एग्जाम में तो क्यों ही पूछेगा ना। नाइट्रोजन का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लिखो तो याद है 2s2 और 2p3, याद है कि नहीं है? और उसका 2s2 और 2p4, s2 को छोड़ दो, खाली p3 बनाता हूँ, इसका p3, नाइट्रोजन का p3 बनाओ,
ये सिंगल सिंगल ना, और फॉस्फोरस इसमें ऑक्सीजन वाला होता है, ऑक्सीजन वाला में सही से देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 और यहाँ 4 हो गया। तुम बताओ ये कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बताओ। ये 2p3 ज्यादा स्टेबल है कि 2p4 ज्यादा स्टेबल है? 2p3 स्टेबल है, मतलब ये सिमेट्रिक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का था, हाफ फिल्ड है ये पूरी तरह हाफ फिल्ड नहीं है। ओके, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा ये है। तो बताओ कोई चीज कोई अनसिमेट्रिकल सा ये तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। स्टेबिलिटी साइज से ज्यादा पावरफुल चीज है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जबकि साइज में भले ही बड़ा है नाइट्रोजन, लेकिन ये स्टेबल है। मान लो कि तुम्हारे घर में सब कुछ सजा के रखे हो, तो कोई डिस्टर्ब कर दे कितना गुस्सा आएगा, मन तो करेगा। ओके, बस समझियो, तुम्हारे रहते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकता घर में, तुम काम कर लिए, सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया, तुम्हारे रहते हुए कोई कुछ छेजा नहीं करेगा, तुम चले जाओ तो छेजा कर सकता है। और पहले से बिखरा हुआ है, खाली उस बिखरा हुआ चीज को मान लो कि कभी कभी ना होता है कि बिस्तर पे सब कुछ सही रखा हुआ, सब कुछ सही सेट किया हुआ है, वो थोड़ा कोना टेढ़ा रहेगा तो पूरा बिस्तर खराब लगेगा, नहीं होता है? तो उसको सीधा कर दो, ना अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता है। वही है ये वही है, ये एक बेकार पड़ा हुआ है, इसको निकाल दो तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, नाइट्रोजन में ज्यादा होता है। तो रीजन दोगे कि नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। भाई बात यहाँ समझाया गया, बोलो है। तो P3 वाले का NP3 वाले का P4 से ज्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, लिखा हुआ है NP3 ग्रुप 15 वाले का ग्रुप 16 से ज्यादा होता है, P3 वाले का P4 से ज्यादा होगा। ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ, क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज्यादा और फास्फोरस का, तो अगर ऑर्डर लिखना चाहोगे तो ये तो बता ही दिया, ये तो ऊपर जनरल ट्रेंड ऊपर वाला है ना, ये तो ग्रुप वाला बता दिया ना, ये पीरियड वाला। आई थिंक बात समझ में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है, एकदम सेम चीज है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा टेल्यूरियम का होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर उसे कम कर दे। ओके, ठीक है, पोलोनियम में नहीं लिख रहा है, पोलोनियम इसलिए नहीं लिख रहा है कि पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 90 केल्विन होता है और सल्फर का 718 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जिस टेंपरेचर को बॉइल करे। एटॉमिसिटी अगर देखोगे ऑक्सीजन का, देखो देखो, ऑक्सीजन जानते हो, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन कहलाता है, इसको डाई ऑक्सीजन कहते हैं। डाई ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, याद है ना? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पता है, एक सिग्मा एक पाई। ओके, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दो एटम से, दो एक भी होता है, एक ट्राई ऑक्सीजन भी होता है, सुने होगा, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं इसको, नाम सुना ओजोन? ये ओजोन है। तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नॉर्मली पाया जाता है नेचर में, जिसको डाइऑक्सीजन कहते हैं, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, उसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। एटॉमिसिटी 2 मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। और ओजोन है जिसकी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन। ओके, अरे समझे? इसका स्ट्रक्चर भी बना कर दिखा देंगे, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये सब बताएंगे आगे, चिंता नहीं, पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 होती है और सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है। सल्फर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दो ये पकड़ रिंग या क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्राउन, क्राउन के जैसा लग रहा है ना, ऐसे बनाते हैं, दो या ऐसे, दो या 1 2 1 2 3 4 हो गया, देख रहे हो? 1 2 1 2 3 4, ये यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर होता है, सल्फर 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 सल्फर, 5 सल्फर इधर हो गया, 1 2 3 8। ये क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर, क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर है, कैसा बताओ? क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर है, क्राउन क्राउन। हाँ, इसको पकड़ रिंग कहा जाता है, पकड़ रिंग। ठीक है गाइज, तो ऑक्सीजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, और ये तुम्हारा सल्फर 8 रिंग, रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, अंगूठी के जैसा, ये बोलो क्राउन के जैसा। ठीक है, पकड़ रिंग बोलते हैं इसको, समझा गया? तो एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ कि जैसे तुम लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तुम बोले विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस एलिमेंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो P4 P2 P8 P6 ऐसे कर देते हैं, तो P4 में एग्जिस्ट करता है जनरली नॉर्मल कंडीशन में। सल्फर S के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि S4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि S8 के फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशन में बोलो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इससे याद होना चाहिए। ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि O3 भी होता है, लेकिन O2 के फॉर्म नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? तो इसकी 8 है एटॉमिसिटी, ऑक्टा एटॉमिक है। चलो, और तुमको पता है कि हर ग्रुप का दो, ये चीज तुमको पता ना, एक दो तीन बात तो याद ही रखो। जो तुमको पता है कि 15 ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन था, नाइट्रोजन,
16 ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है? ये 15, ये 16, ये 17 वाला क्लोरीन, फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट खास होता है, बोले थे ना, ये कुछ खास अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से थोड़ा गुण डिफरेंट शो करता है। सब गुण तो होता ही है, सब गुण तो शो करता ही है जो और सब शो करता है, बट कुछ गुण ऐसा है जो खुद शो करता है और कोई शो नहीं करता है। तो हर ग्रुप का, इसलिए इसको बोलते हैं 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के खास गुण है। ऑक्सीजन को, सॉरी 16 ग्रुप को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का कुछ खास गुण है। इसको हाइड्रोजन को 17 ग्रुप को हाइड्रोजन बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हो, तो इसलिए। तो नाइट्रोजन का खास गुण क्या है? नाइट्रोजन साइज में सबसे छोटा है, अपने ग्रुप में सबसे छोटा कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, फ्लोरीन भी अपने ग्रुप में सबसे। तो बोलेगा कि क्या रीजन है कि उसकी खास गुण है? उसका एनोमलस बिहेवियर है। एनोमलस मतलब होता है थोड़ा डिफरेंट गुण, एनोमलस बिहेवियर, अपने खानदान में सारे मेंबर से सबसे अलग गुण, उसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। कौन बिहेवियर? हाँ, तुम्हारा गुण बेटी नहीं मिल रहा हमसे, मैच नहीं कर रहा। हाँ बता। हाँ ठीक है, एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, मेरा एनोमलस बिहेवियर है, तुम्हारा नहीं, तुम लोग तो कॉमन हो। ठीक है, आ जाओ। तो एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन नाइट्रोजन शो करता है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज। कब बोलोगे? बोलो सबका ये बोलेगा। तुम बोले 16 ग्रुप में ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर बताओ क्यों है, तो बोलो ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके, स्मॉल साइज इसका। दूसरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने ग्रुप में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। खत्म। 4 पॉइंट याद होना चाहिए। क्या बताओ? कौन पॉइंट? ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके, स्मॉल साइज माने अपने ग्रुप में सबसे छोटा है वो। दूसरा कि उसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और उसका कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए वो आगे अपने बॉन्ड को बढ़ा नहीं सकता है। ओके, एक्सपेंड, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, सब में नाइट्रोजन के लिए भी बताए थे, ऑक्सीजन के लिए बताया, फ्लोरीन में, तो ये कहानी सब सेम रहेगा। इसलिए बोला ना कि वो चैप्टर 15 ग्रुप पढ़ने के बाद 16 ग्रुप आसान हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ दो ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयोनाइजेशन। मैंने एक ही में 3 पॉइंट डाल दिया, तुम अलग अलग करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन। हाँ, जैसे 15 ग्रुप नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन ग्रुप तुम जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुने हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हम बताए थे, ट्रिक याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फोन करते हैं। क्या करते हैं? फोन करते हैं। FON याद करने का ट्रिक है कि फोन एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनाएगा फोन। तो ऑक्सीजन तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी ऑक्सीजन के फैमिली में सल्फर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। कुछ समझ रहे हो बात को? कोई नहीं बनाएगा, केवल ऑक्सीजन बनाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी कोई बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ रही हो? फिर उसके बाद फ्लोरीन फैमिली में केवल फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी और कोई नहीं बनाएगा। तो ये खास है, तो ये भी बोल दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बता ही दिया, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एनोमलस बिहेवियर, जबकि 3 पॉइंट तो इसी में है, हमने एक ही में डाल दिया। तुम अपना चाहो तो 5 पॉइंट करके लिख सकते हो इसको, है ना। एक स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और उसको वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। 5 पॉइंट है ये एक तरह का। ठीक है, तो एग्जाम में बोलेगा व्हाट आर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, या बोलेगा व्हाई ऑक्सीजन शो एनोमलस बिहेवियर इन देयर ग्रुप, अपने ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स अलग क्यों शो करता है, तो रीजन ये दोगे। ठीक है, और क्लियर है? चलो आ जाओ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। इधर ना अभी बात नहीं कर सकती हो। देखो, मैं थोड़ा सा तुमको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ O2 के फॉर्म के बारे में। देखो, O2 नहीं है, O2 है ना, तो ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 8, 2,6। 15 देखो, 15 ग्रुप वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 16 ग्रुप वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। याद रहेगा? हाँ, चलो लिखना नहीं है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ओके 6 है। ओके, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। देखो, सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ऑक्टेट से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता हमने। ठीक है, क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक और तरीके से कैसे लिखोगे? 1:2, 2:2 और 2p4, है ना, 2p4। कभी भी तुमको अगर एटॉमिक नंबर दे दिया, बोले किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो तुमको तो ट्रिक से याद हो जाएगा। बाकी तुम किस ग्रुप का एलिमेंट तुम आराम से बता सकते हो। क्या करोगे? जैसे तुम यहाँ तक तो पी वाला कन्फर्मेशन तुमको लिखना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। ओके, उसमें 12 जोड़ दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि एक से लेकर 12 तक में 1 और 2 S ब्लॉक है, और 3 से लेकर 12 तक जो है तुम्हारा D ब्लॉक है। बाकी 13 से स्टार्ट होता है 18 तक। 13 से 18 तक कौन है? P ब्लॉक।
तो ये तुमको याद है ना कि पी ब्लॉक है। ओके, तो 12 में जोड़ दोगे, कौन में जोड़ दोगे? 12 में। तो पी में अगर एक होगा तो 12 एक 13, 13 वाला हो जाएगा। पी में अगर 2p1 है तो 13, 2p या p2 है तो 12 तो 14 दूसरा ग्रुप का है, मैंने 14वां ग्रुप का है। अगर 3 है पी में तो 12 3 15, 15वां ग्रुप का है। पी में 4 है तो 12 4 16, 16वां ग्रुप का, 12 जोड़ना पड़ेगा बस। ओके, उसके बाद पी में अगर 5 है तो 12 5 17 ग्रुप का है। पी में 6 है तो 12 18वां ग्रुप का है। ऐसे आता है, ठीक है ग्रुप। आप पीरियड बताना तो बहुत आसान है, जो बड़का शब्द दिखाई दे रहा है वही पीरियड रहेगा। नंबर 2 बड़का है, सेकंड पीरियड है, ठीक है। तो हमको तो इसी को मतलब नहीं है, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ अंदर अंदर ये वैलेंस सेल का कन्फिग्रेशन देखेंगे, उसमें भी एस वाला भरा है, पी वाला का देखेंगे। क्लियर क्या? अब बताओ पी में तुम अगर बनाओगे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पी में कैसे क्या हुआ ऑर्बिटल होता है? 3 टू ना, 1 2 3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, क्या कि 4 है, एक ऐसे भर देंगे। इसके पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल है? सॉरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाने में जनरली जो है तुमको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसा ही ऑर्बिटल दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ना, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है पे, एक और ऑक्सीजन आएगा, इसका एक और ऑक्सीजन आएगा। लो एक और ऑक्सीजन का नाम, एक और ऑक्सीजन बना दिया, 1 2 डबल 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 हो गया। ये खाली इसका उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा उल्टा कर देना, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा। एक पी वाला तो बड़ा हुआ, इसको मान लो मैं इसको बोल देता हूँ पी एक्स, इसको बोलता पी वाई, इसको बोलता पी जेड, ठीक है, अरे समझिए। किसी को पी जेड बोल दो, या मैं पी जेड बोल दो, पी एक्स बोल दो, पी वाई बोल दो, हो गया। तो ये भी है, ये भी पी एक्स है, ये भी क्या है? पी एक्स है। तो कैसे ओवरलैप करेगा? तो एक पी ऑर्बिटल जो आएगा, तुमको याद करो, पी ऑर्बिटल डबल शेप का होता है। किस शेप का होता है? डबल शेप का होता है। देखो भैया पी ऑर्बिटल, इसको मैं बोलूंगा पी वाई, पी में 3 होता है, एक होता है ये 2, इसको मैं बोलूंगा पी एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पी एक्स, ऐसे खड़ा कर दूंगा तो बोलूंगा वाई एक्स के अलॉन्ग पी वाई, ऐसे कर दूंगा तुम्हारी ओर कर दूंगा पी जेड। इसका बोलो क्या नाम है इसका? पी एक्स। ये एक ऑर्बिटल है पी का एक ऑर्बिटल है, इसको क्या बोलोगे? बोलिए पी एक्स। इसको क्या बोलोगे? पी वाई, वाई के अलॉन्ग है, इसको क्या बोलोगे? नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको एज्यूम कर लिया। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, और ये हो गया पी जेड। ओके, अब देखो, अब मेरे हाथ में जो देख रहे हो, ओके, ये बताओ पी एक्स, सॉरी पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई, ये अगर ऐसे आया तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। साइडवेज में दोनों लोब, 2 लोब इसका, माने 4 लोब, दोनों चारों लोब मिल रहा है आपस में, 4 लोब में तो पाई बॉन्ड बनेगा। कौन बॉन्ड बनेगा? और सामने से अगर ऐसे करेगा तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 है, कौन है बताओ? जेड एक्स का लॉन्ग, एक पी एक्स है तो पी एक्स से ओवरलैप करेगा, पी वाई से करेगा, पी वाई से। ओके सुनियो, तो अगर तुम लागो तो 1 2, इसमें 2 ऑर्बिटल है इसका, तो एक तो ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक बनाएगा पाई बॉन्ड, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अरे समझे? देखो कैसे बनाता, मैं तुमको दिखा समझाने के लिए बस। तुमको अगर बोला हुआ अभी कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ओके देखो कैसे, ये ऑक्सीजन है, ये मिस्टेक हो गया, सही कर देते हैं, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन के पास दो एक पी बना रहा है, एक पी ऐसे बना रहा है, एक पी, ये पी हुआ, एक हुआ पी, इसको मैं बोलूंगा पी एक्स, क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा पी वाई। ओके, पी जेड बड़ा हो, पी जेड की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा एक और बनाऊंगा, एक और बना दो, एक और लो। अब इसको उठा करके लाएंगे यहाँ, इसको ओवरलैप कराएंगे, सामने से ये हेड ऑन हो गया। इस वाले एग्जांपल से भी समझ आया कि हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, जब 2 लोब ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब 4 लोब ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो जब तुम यहाँ पे देखो, इसको जब नजदीक लाओगे इसके, तो पहले हेड ऑन होगा, पहले क्या होगा? पहले सिर से सिर मिलेगा, फिर बाद में साइडवेज होगा। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड बना, इसको उठा के लाओ, जब इसको लाओगे तभी साइड से 2 4 हुआ ना हुआ, समझे नहीं समझे? तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है, बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो इसलिए याद रखना कि बिना सिग्मा बॉन्ड बनाए पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्या बन गया बताओ? ये वाला इससे ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला इससे, है ना, नहीं हो जाएगा, दिखाया नहीं है बाबा, ऐसा बस हो गया, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, हो गया। तो यानी कि ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। अब कैसे बना इस पाई बॉन्ड, किसका बना बताओ? पाई बॉन्ड कैसे बना बताओ? पी एक्स ओवरलैपिंग है, पी में ओवरलैपिंग हुआ है, इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल। तो एक सिग्मा बॉन्ड जो बना है, वो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बना है? मैं बोलूं सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? सर पी बोलो ना, पी ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है। और जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड भी पी से ओवरलैपिंग से बना है, इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? जो ये पाई बॉन्ड बना है वो पी पाई है। कौन पाई है बताओ? पी पाई।
क्यों बोले पी पाई मानी पाई बॉन्ड जो बना है पीपी ओवरलैपिंग से बना, ठीक है। अरे क्लियर है, किसे बनाता हो, बोलिए ना रही हो, इसे बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, तो समझ आ गया, पाई बॉन्ड पी पाई पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना है। तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। ओके चलो हो गया, पी पाई बॉन्ड समझा, ये समझा दिया यहाँ पर, डबल एरो दे दिया, पी वाई है, ये पीजेड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पीएक्स ने लिया, मैंने पीजेड नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ये समझाने के लिए एग्जाम में बस तुमको याद है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की ना हम लोग 15 ग्रुप में बात किए थे, इसमें बात करेंगे। तो तुम बताओ कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ऑक्टेट प्रोडक्ट के लिए 2 ले सकता है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और दे सकता है 1 2 3 4 5 6 तक दे सकता है, पहले 6 लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और मैक्सिमम +6, माइनस है +6। और कोई मिनिमम में होता है तो याद है, मिनिमम में होता है तो क्या बनता है, सॉरी मैक्सिमम होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम होता तो रेड्यूसिंग एजेंट, बीच में होता तो ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग दोनों, ठीक है। ये बात बताया हुआ है, पूरा बात क्लियर हो गया। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16 ग्रुप इज +16 एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, सेम। ओके भैया, ऑक्सीजन -2 शो करता है जनरली, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक है। कभी कभी वो थोड़ा एक्सेप्शनली शो कर सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो -2 जनरली, जैसे पेरोक्साइड में -1 होता है, पेरोक्साइड इसको बोलते हैं HO, ओके, ये पेरोक्साइड बोलते हैं H2O2, इसका नाम सुने होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोले उसको, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो पेरोक्साइड बॉन्ड कहां पे करते हैं जानते हो, जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज या प्रॉक्सी लिंकेज, याद आएगा, ये बात पहले भी सुनी हुई 11th क्लास में भी पढ़ा, ठीक है। पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है, हाँ, तो ये इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या नाम है इसका बताओ। जब इसमें देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया था 15 ग्रुप में कि स्ट्रक्चर से भी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, ओके। तो मोर बॉन्ड तोड़ते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, और ऑक्सीजन का तोड़ोगे, ये वाला तोड़ोगे, ये वाला तोड़ोगे, तो ये दोनों तो सेम ही ऑक्सीजन है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो इस पे भी 0 जाएगा, इस पे भी 0 जाएगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस, तो ओवरऑल देखो तो एक ऑक्सीजन पर कितना आया, -1 0, तो -1 नहीं हुआ। तो पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1, ठीक है। एक होता है सुपर ऑक्साइड, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 होता है, क्योंकि तुम देख रहे हो दो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो -4, 2 नहीं, क्या करोगे पेरोक्साइड, हाँ ठीक है। इसका पोटेशियम का +1 होता है, पोटेशियम का +1, कल लिखो पोटेशियम का +1 होता है, तो 1 ले लो, और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन 2x ले लो बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर -1/2 होता है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जनरली -2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी कभी -1 भी होगा पेरोक्साइड के अंदर, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 होता है, एग्जांपल याद रखना। और फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही है, फ्लोरीन। अरे ऑक्सीजन प्लस भी शो कर सकता है, लेकिन अधिकांश केस में माइनस शो करेगा, बट एक के केस है जिसमें फ्लोरीन जब रहेगा, फ्लोरीन से वो कंबाइंड होगा, तब जाकर वो प्लस शो करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ही एक लौता एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही +1 और +2 फ्लोरीन के साथ, ठीक है। जैसे OF2 तो ऑक्सीजन +2 शो करता है, और O2F2 में +1 शो करता है, ठीक है। और कोवेलेंसी होता है, कोवेलेंसी कितना बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन ई है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है कोवेलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है, 4, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 × 8 ऑक्टेट पूरा कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंस कितनी होती है, 4, जनरली 2 दिखाई देगी कोवेलेंसी, 2 दिखाई दे, मैंने 2 बॉन्ड दिखाई, तुमको दिखाई देता हूँ ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर। वाटर में देख लो, वाटर का स्ट्रक्चर याद है ना, वाटर कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। तो जनरली ऑक्सीजन तुमको 2 बॉन्ड बनाता दिखाई देगा, कोवेलेंसी 2, बट मैक्सिमम बना सकता है 4, 4 × 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल दे दिया H4OO, इसमें ऑक्सीजन +2 में, ठीक है गाइस, +2 में है, +4 -2 गलती कर दी, +4, ये नहीं चार्ज है टोटल, H4O2 पूरा चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, पूरा होल चार्ज है इस पे, ठीक है। ये ऐसा स्पीशीज है जिसपे 4 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, ठीक है। चलो सल्फर की बात करते हैं, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। ये बात पहले भी हम लोग उसमें नाइट्रोजन ग्रुप फैमिली में ग्रुप पढ़े थे कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन क्योंकि सेकंड पीरियड का है। बट सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल यानी 3d ऑर्बिटल होता है,
तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, वो 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो ये बताया था। तो ग्राउंड स्टेट में मैंने ये फास्फोरस सल्फर का बनाया स्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टेट का है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ओके। 3s की एनर्जी कम होती है, 3p की एनर्जी ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। d के पास वैकेंट सारे के सारे ऑर्बिटल खाली है, इसमें 3d है, लेकिन एस सेकंड वाला पीरियड के पास कोई d वाला ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट एक बार एक्साइटेड करवाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, सबका सब अनपेयर हो गया यही वाला, हाँ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, रुको ना पहले, एक बार यहाँ से यहाँ कूद के गया तो यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। यहाँ पर से फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी तो सेकंड, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया, 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, ओके। 6 दो, तो ये SO2, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ है, बट यहाँ पर देखो SO2 जो होता है ऐसे होता है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, SF6 में कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 ना, ऐसे 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 बना दोगे, 6 6, 6 बनाना नहीं बना रहा है, तो 6 इसलिए बना सकता है क्योंकि उसके पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ऑक्टेट को भी एक्सपेंड कर सकता है, ये चीज है। तो यहाँ पर SF6 में 6 बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 6। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है और जनरली 2 दिखाई देती है, बट सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये है कि तुम लोग पढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर पेयर डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है स्टेबल ऊपर से नीचे आने में, ठीक है, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, ऑलरेडी बात कर चुका है, ठीक है। समझ में आ गया, आ जाओ। एक है हाइड्राइड, जैसे हम लोग 15 ग्रुप का हाइड्राइड पढ़ते हैं, NH3 PS3, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो तो वाटर H2O H2S H2SE H2T H2TE, ओके। तो इसमें सबसे ज्यादा बात करेंगे, यही तुम्हारा है हाइड्राइड्स है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसमें से वाटर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कौन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इसलिए तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, याद रखना बात को। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वाटर की, बाकी सब ये याद रखना खास है, ओके। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है ना, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। याद रखना ड्यू टू स्मॉल साइज, याद रखना। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे, थर्मल स्टेबिलिटी मैंने जिसको गर्म करने में ज्यादा ऊर्जा लगता है उसको जिसको गर्म करना बहुत मुश्किल है, गर्म करके तोड़ना बहुत मुश्किल है, ओके, तो उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबल। तो जितना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा, BD का मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो शॉर्टकट में, तो ये जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, तो ऑब्वियसली थर्मल स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से डिसाइड हो जाएगा। तो वाटर की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करोगे तो रिड्यूसिंग नेचर बदलता है, जो हाइड्रोजन है उसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करता है, इसकी सबसे कम होती है, उसकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और टेलियम के बीच में बॉन्ड बड़ा है, तो वो आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा इसका है, सबसे कम, इसलिए मैंने लिखा इंक्रीजेस, ऊपर एरो इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिक नेचर भी, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, तो ऊपर नॉन मेटल ऑक्सीजन तो उसका एसिडिक मोड एसिडिक है, नीचे ऊपर से नीचे होगा तो एसिडिक नेचर घट जाएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है, क्या करता है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड, ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों वाटर का सबसे ज्यादा होता है, वाटर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्यों, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो पूछेगा कि व्हाई वाटर, दो वर्ड्स, एक चीज कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, देखो H2O जो है, H2O इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और H2S जो है, H2S ये दो वर्ड्स है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, ये लिक्विड गैस होता है। तो H2O एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, H2O लिक्विड है और H2S सल्फर गैस है, क्यों, तो बोलो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट H2S हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट H2S कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मैं लिखा हुआ, तो H2O फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना बात को। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है पूरा, हाइड्रोजन में प्लस होता है, ऑक्सीजन में माइनस होता है, तो 2 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना सकता है, 2 ऑक्सीजन से बना सकता है, एक ऑक्सीजन में 2 पेयर होता है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल से चिपका सकता है। तो याद रखना कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर का स्ट्रक्चर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का शेप, दो वाटर में दो वाटर का, तो समझा देता हूं मैं, फटाफट समझाता हूँ। ये H2O है, क्या है बताओ,
कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बता रहा हूँ, वाटर का शेप होता है बेंट, कैसा होता था? बेंट, बेंट, या इसको बेंट भी बोलते हैं, या इसको भी शेप भी बोलते हैं, इन्वर्टेड भी शेप, उल्टा भी शेप, तो उल्टा भी एक नहीं है, उल्टा भी एक नहीं है, या इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं, क्या का नाम है इसका? बेंट शेप, एंगुलर शेप, या उल्टा भी शेप, भी शेप बोल सकते हो, ठीक है। सब ऐसा यानी कि वाटर ऐसे बना दो, बच्चा ऐसे बोलेगा ऐसे बना दीजिए, गलत हो जाएगा, ये गलत है। पूछो क्यों, पूछो क्यों? अरे ऐसे भी तो वाटर बना सकते थे ना, तो ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे? पूछो क्यों, पूछो ना क्यों। हाँ तो बोलो क्यों कहते हैं ऐसा क्यों नहीं बना सकते, बताता हूँ। आजा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये दो ऑक्सीजन तो तुम्हारा 2 ही नंबर बनाया, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास। तो इस ऑक्सीजन के पास अभी 2 लोन पेयर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ बताओ? ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा बोलो? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सन करेगा, ये है ना। और रिपेल करेगा तो ये इसको फैलाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करने के कारण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होता है, यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होता है, तो इस केस में आ जाता है। इसलिए वाटर का शेप कैसा होता है? एंगुलर। कैसा होता है बोलो? एंगुलर। तो याद रखना, वाटर में वाटर का शेप कैसा होता है? एंगुलर। अब ऐसे बनाओगे और उसके पास कितना लोन पेयर है? बोलो 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब बेंड शेप तो पता चलेगा किसका, वाटर का शेप कैसा है? एंगुलर। अब इसका बोले वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन बताओ, क्या बार पूछा हुआ है, कितनी बार? ओके, तो हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, याद है। और 2 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 2 कितना 4 हुआ, और 4 वाले का होता है हाइब्रिडेशन sp3, याद है। ओके, 2। अगर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ के 2 हुआ तो उसका हाइब्रिडेशन sp होता है, 3 हुआ तो sp2 होता है, और 4 हुआ तो sp3 होता है, 5 हुआ ऐड sp4 नहीं होता है। पी में तो 3, सोचो ना, पी में 3 ऑर्बिटल है, ओके, तो sp3d डी में आ जाएगा, ओके। हाँ 6 होगा, जल्दी बोलो, बोलो sp3d2 डी में 5 होता है, 7 हुआ, बोलो sp3d3, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। लोन पे लेकिन काउंट करना है, ओके। आई थिंक बस में आ गया होगा। तो वाटर में हाइब्रिडेशन कितना है? sp3, कई बार पूछा हुआ है, कितना बच्चा 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करता है, बोलता है sp है, मारेंगे गाल कर देंगे, 2 लोन पे भी काउंट होगा, ठीक है। और 104 डिग्री 5 मिनट होता है उसका बॉन्ड एंगल, तो बता दिया। शेप बेंट, भी शेप और एंगुलर, बॉन्ड एंगल लिख दिया यहाँ पर, ओके। ड्यू टू बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट से, लेकिन होता है उससे कम क्योंकि रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल किसका बताओ? डिक्रीज करता है वाटर में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं सेम, ओके। ड्रैगस रूल, ये आ जाओ। ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, किस बात कर लेता हूँ? ऑक्साइड के। तो सुनो रिलैक्स होकर बात को सुनो, ठीक है। ऑक्साइड, जैसे वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड सब पढ़ते हो, यहाँ पर नाइट्रोजन का फास्फोरस का ऑक्साइड, ईओ, देखो यहाँ पर अगर ईओ फॉर्म में है तो +2 होगा ऑक्सीजन स्टेट, ईओ2 है तो +4 होगा, और ईओ3 है तो +6 होगा, ठीक है। चलो डाइऑक्साइड्स, इसको क्या बोलते हैं? डाइऑक्साइड माने 2 ऑक्सीजन होगा, SO2, SE2O, TO2 और PO2, ओके। तो एसिडिक है, एम्फोट्रिक है, ठीक है। तो ये जो डाइऑक्साइड है, ये वाला, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये वाला क्या होता है? एम्फोट्रिक नेचर का होता है, ठीक है। अब क्या है सर, सुनो, एम्फोट्रिक नेचर का मतलब क्या होता है बताता हूँ, जिसमें एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो। दो है, सुनो बाबा, सुनो, ये सुनो ना, पहले सुनना। SO2 एसिडिक क्यों है? तुझसे पूछेगा कि SO2 एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब इसको, इस SO2 को पानी में डालोगे ना, पानी में डालोगे SO2 को, पानी में डालने के बाद जो एक केमिकल बनाएगा वो एसिड होगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशन में तुम जब इसको ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो लाल कर देगा वो। लिटमस पेपर टेस्ट पढ़े हो ना? लिटमस पेपर टेस्ट से पता चल जाता है कि एसिडिक बेस है, या और भी केमिकल रिएक्शन का भी इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। तो अगर तुम SO2 को का लिक्विड सोल्यूशन पानी में डाल दिया, उसके बाद तुम सोल्यूशन तैयार कर लिया, उसमें तुम एक रेड, इसको ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो रेड हो जाएगा, पता चल जाएगा वो ये एसिड है, ओके। और भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी पता चलता है। तो जो भी केमिकल, जो किसी के ऑक्साइड को तुम पानी में डाले, अब वो तुमको एसिड बना दिया, तो समझो वो एसिडिक ऑक्साइड है। अगर बेस बना दिया तो बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो SO2 जो को पानी डालते हैं तो वो क्या बनाता है? एसिड बनाता है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ओके। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, एसिड कैरेक्टर ऊपर से नीचे का होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, याद रखना। SO2 दो, SO2 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, SO2 खास देखना, SO2 को खास देखो, SO2 का भी शेप कैसा होता बताओ, बोलो, बोल रही हो? कैसा होता है इसका शेप? इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ, ठीक है। एंगुलर शेप होता है, वाटर के जैसा ही होता है, ठीक है। बट इसमें एक ही लोन ब्रेक है, 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। तो SO2
का अगर ऑक्सीडेशन होगा सल्फर का तो +4 है। ओके, कहीं एक ऑक्सीजन का -2 तो दोनों -4 +4 हो जाएगा। ओके, +4 है, यानी +4 -2 और +6 के बीच में है, तो ये SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, लिखा हुआ एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंगुलर शेप का है और ये सब समझा दिया, बॉन्ड को छोड़ा रखो, टेंशन नहीं है भाई। तो ये जो बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर जो SO2 में जो बॉन्ड बना है, ध्यान सुनना, यहाँ पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बना है, कितना पाई बॉन्ड बना है, तो कितना पाई बॉन्ड बना है, बट सल्फर का 3p इस्तेमाल हुआ होगा और ऑक्सीजन का 2p। वहां पर जो देखो तुम वाटर, इसमें जो ऑक्सीजन O2 में जो हम बताए थे, O2 बनाए थे ना, याद है ना, तो वहां पर जो पाइप बॉन्ड, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, तो p पाई बॉन्ड था ना, क्या था, p पाई अभी 2p था, बट यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो बॉन्ड बना 2 पाई बॉन्ड कैसे बना, ध्यान दो, सल्फर का तुम बनाए, ध्यान दो देख रहे हो, बोले नहीं रहो, ये जो तुमको देख रहे हो सल्फर का तुम जो बनाए हो 3s2 और 3p4। ओके, अरे बोल नहीं रही हो, तो एक्साइटेड स्टेट में करवा दिया था कौन पहले, तो S में से ये कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन वहां भेज दिया, कितना भेज दिया वहां, चलो D में चला गया, बट एक्साइटेड स्टेट में बनाए थे ना, एक्साइटेड स्टेट में भूल गए हो क्या, चलो अभी ये करवाए, देखो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, D में गया एक में, और फिर सेकंड एक्साइटेड में कि जो जोड़ी वाली थी, एक जोड़ी वाली यहाँ चली गई, यहाँ बढ़ गए, और फिर एक और जोड़ी वाली यहाँ चली गई, तो एक्साइटेड स्टेट करवा दिया, तो तुमको 6 को पूरा बॉन्ड, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया था, वैसा ही यहाँ पर देखो, ये देखो, तो भाई यहाँ बना दिया, तो 2 D में चला गया, और तुम्हारे पास यहाँ पर चुकी है, ध्यान दो हाइब्रिडेशन तुम्हारा sp2 है, क्योंकि 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 2 1 3 ना होगा, 3 के लिए sp2 ना होगा, तो sp2 मान लो कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में चला जाएगा, एक p अभी प्योर बचा हुआ है, एक p प्योर बचा हुआ है, और d वाला 2 होता है, देखो एक p जो बचा हुआ है प्योर, सुन रहे हो, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ध्यान दो कहां गया, 3 ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ओके, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, हाँ ठीक है सही है चलेगा, 2 सिग्मा और 2 पाई, हाँ ठीक है करेक्ट है, चलो तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, 2 भी करेक्ट है, और ये वाला तुम्हारा जो बचा, ये p एटॉमिक प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, हाँ सही है, चलो तो एक p अभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक p प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, सुन रही हो, समझ रही हो, तो ये वाला जो है तुमको एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक तुमको पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनना है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, ओके, तो देखो एक पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ लेता हूं, तो एक तो बनेगा p के साथ, एक बनेगा d के साथ, किसके साथ, एक बनेगा p के साथ, एक बनेगा d के साथ, तो देखो तो एक पाई बॉन्ड बना है p पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना है p पाई d पाई बॉन्ड, फिर से मैं बोल रहा हूं, सल्फर का एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के p के साथ, तो उसको बोलेंगे p पाई, और सल्फर का d ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ओके, ऑक्सीजन के साथ p के साथ, लेकिन ऑक्सीजन का p ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं p पाई d पाई। तो एग्जाम तुम अगर पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि SO2 के अंदर टोटल कितना पाई बॉन्ड है, तो बहुत आसान, 2 बता देगा कोई, अच्छा स्ट्रक्चर पता है, 2 पाई बॉन्ड बना है, लेकिन बोलेगा कितना p पाई बॉन्ड है, तो एक क्यों p पाई बॉन्ड है, एक p पाई बॉन्ड है, एक d पाई बॉन्ड है, बस समझिए बहुत खास है। तो अगर पूछेगा कि इसमें SO2 के अंदर p पाई बॉन्ड कितना है, तो बोलोगे 1 है, p पाई d पाई बॉन्ड कितना है, तो 1 है, दोनों टोटल 2 है, बट एक है pp के ओवरलैपिंग से बना है, एक बना है p और d के ओवरलैपिंग से, इसलिए नाम रखा गया, तो खास है, स्पेशल है, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया भाई बात, ओके, डबल रिपीट कर दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो एक है ट्राइऑक्साइड, अब ट्राइऑक्साइड तो +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही, जो भी चीज कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये SO3 जो है तुम्हारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, देखो तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है ना, 3 पाई में एक पाई बॉन्ड जो होगा वो p पाई होगा, अब बाकी जो तुम्हारा 2 जो है वो तुम्हारा p पाई d पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये खास है, ये भी देख लो, क्या कि 2 d ऑर्बिटल था ना वहाँ पे, यहाँ 2 d ऑर्बिटल बता देना, ये वाला या 2 ना, एक तो चला ये वाला p पाई बॉन्ड बना लिया, एक e पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और अभी जो है SO3 में 2 ही पाई बॉन्ड था वहाँ पे, यहाँ पर 3 ठो पाई बॉन्ड है इसके अंदर, कितना है बताओ, 3 है, तो 3, इसका भी शेप वैसा ही है, एंगुलर, सॉरी ये शेप वैसा नहीं है एंगुलर, इसको कहाँ कितना, एक सिग्मा 3 सिग्मा ना हो गया, लोन पेयर ना है, तो इसका हाइब्रिडेशन का होगा sp2, शेप होता है इसका ट्रायंगुलर प्लेनर, कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ओके, शेप कैसा हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर। तुमको तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों नहीं बोले, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, इसको ढक लो, जो शेप बनेगा उसको बोलो बेंट, क्या बोलोगे, बट वहां पर लोन पेयर नहीं है, ये वाला में लोन पेयर नहीं है, समझो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों का तीनों ये है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर, ट्रायंगुलर शेप या इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो, ठीक है।
ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp2, यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है, कितना है, जिसमें से 2 है पी पाई डी पाई, एक है पी पाई पी पाई, ठीक है, याद रखना। चलो हेलाइड्स की बात करते हैं, ऑक्साइड की बात हो गई, हेलाइड की EX2, EX4 और EX6, +2 +4 +6, ये ऑक्सीडाइजिंग रेडियस दोनों बन सकता है, ये भी, बट ये वाला केवल ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। एग्जांपल SF2, SF4, SF6, ओके। चलो ये SF2 हो गया, SF2 में फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडेशन। शेप बोलोगे एंगुलर शेप या बेंड शेप या भी शेप, ठीक है। SF4 का बना, किसका बना बताओ, SF4 का स्ट्रक्चर बहुत खास है, इसको याद रखना, बहुत खास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI याद रखना, ठीक है। SF4, ओके। SF4 को कैसे करते हैं, तो ऐसे गौर से, ऐसा एक F ऐसे डाल देंगे, ऐसे एंगल में बना देंगे, या एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बचा हुआ, ठीक है। इस शेप को बोलते हैं, ढकोगे ना, इस शेप को कैसा है, इसको बोलते हैं सीसॉ, क्या बोलते हैं इसको, बोलो सीसॉ। जो स्कूल में बैठे जो कूदते हैं, अरे बैलगाड़ी का जो वो लेकर के तुम लोग कूदते फिरते उस टाइप का, इसको शीशा से बोलते हैं, सीसॉ। देखो ऐसे सीसॉ, देखो ना, इस पे तुम बैठ जाओगे, ये नीचे लटका, या इसको उल्टा करके देखो, ऐसे देखो, कहाँ गया, ऐसे देखो, ऐसे इसको पकड़ के नहीं ऊपर नीचे करते हो ऐसे, वही है, इसको बोलते हैं सीसॉ, क्या बोलते हैं, तो बोलेगा SF4 का कौन सा शेप होता है, तो बोलोगे सीसॉ, क्या बोलोगे, सीसॉ, एक लोन पेयर है, तो देखो 4 + 1, एक लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड, 4 5 हो गया, तो sp3d हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d, और शेप कैसा हो गया, सीसॉ। SF6 का बनाओगे तो 6 को बनाना पड़ेगा, 6, तो 4 को ऐसे बनाना पड़ेगा, एक ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, ओके। इसमें दो 4 सिग्मा 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा के लिए बोलते हैं sp3d2, पी में कभी 4 नहीं आएगा, तो p3 बोलोगे। शेप ऑक्टाहेड्रल, दिस इज हाईली स्टेबल हैलाइड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड है, इनर्ट नेचर, इनर्ट होता है ये, ओके। D2 स्टैटिक हिंड्रेंस, माने यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कोई ज्यादा बोलो अटैक बाहर से नहीं कर सकता है, इसलिए स्टैटिक हिंड्रेंस, क्लियर हो गया। तो SF2 भी पढ़ लिया, SF6 भी पढ़ लिया, SF4 भी पढ़ लिया, सबको एक बार रिपीट करना, शेप और हाइब्रिडेशन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ होता है मोनो हैलाइड्स, जैसे O2 F2 S2Br2 S2Cl2, इस टाइप का एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, ये डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। डायमेरिक मतलब जैसे OF है ना, ये OF एक साथ नहीं रहेगा, माने OF के साथ रहेगा, ऐसा जरूर, तो OF2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं O2 F2, ठीक है, क्लियर है, यस। तो सी दीज हैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, याद है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का रिडक्शन भी हो, तो SeCl2 SeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, Sc में कन्वर्ट हो जाता है, +1 से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन, +1 से 0 में गया तो रिडक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो अब पढ़ते हम लोग डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि, अब यहां पर से कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। डाई ऑक्सीजन MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस, ओके, उसका यूज सब देख लेंगे, ठीक है। चलो लैब मेथड, ओके। पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या, नाम बताओ, बहुत पॉपुलर है, पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो तुमको ऑक्सीजन मिलता है, देखो लैब में, ओके। ऑक्सीजन गैस जो बनाया जाता है, इसको ई केमिकल को गर्म करके, केमिकल को गर्म करो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक तरह का, ओके, हीट करके तोड़ रहे हैं, क्लास 10th में भी, छोटा क्लास में दिया हुआ है कि KClO3 को गर्म करते हैं, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, देख लो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये, तो ऑक्सीजन गैस मिलता है, रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, ठीक है। लेकिन कौन सा ये इस्तेमाल होता है उसके साथ, ये कैटलिस्ट MnO2, ठीक है, कैटलिस्ट है ये, ठीक है। फिर ये सब कोई खास नहीं, खास ये है, ओके। मैं थोड़ा सा तुमको VVI लिखते जाऊंगा, याद रहेगा, ठीक है गाइस, हाँ। Ag2 को गर्म करो तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या नाम है इसका, इसको तुम गर्म करो, MnO2 को प्रेजेंट गर्म करोगे, यानी कि डिकम्पोज करोगे तो तुमको O2 मिल जाएगा, ओके। चलो ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे जो ऑक्सीजन बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, कौन मेथड से, हाँ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पर और ऑक्सीजन मिलता है एनोड पर, ये सब पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि एनायन एनोड पर, कैटायन कैथोड पर, ठीक है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बाय लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, भाई एयर में से ऑक्सीजन कैसा, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन बनाने की विधि भी हम लोग पढ़े थे, लिक्विफेक्शन मेथड, तो वही है, वही एयर को कंप्रेस करते हैं 0 डिग्री से Bl, सब वेपर में आ सब, ओके। वाटर वेपर इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ आइस, ओके, वाटर वेपर जो था वो आइस के फॉर्म में रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से पहले कम टेम्परेचर पे पूरा वाटर जो है वो ये सॉलिड आइस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, तो पानी निकाल लेंगे, ओके।
उसके बाद फिर कूल बिलो -78 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसको कूल करेंगे तो उसमें से क्या होगा, CO2 रिमूव कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, कंप्रेस एंड कूल बिलो -200 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से NO2 एंड O2 आर लिक्विफाइड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, सबको अलग कर लेंगे। सेम मेथड वहां वाला लिख दिया गया जो नाइट्रोजन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स है, एक ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 17, एक ऑक्सीजन 18। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? एक ही एलिमेंट का वो आइटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, वजन अलग अलग, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है ऑक्सीजन 16, जिसकी हम लोग बात करते हैं अक्सर, बाकी सब कम मात्रा में पाया जाता है। 3.8008 ml O2 is present in 100 ml H2O, sufficient for aquatic marine life। सोचो कि 100 ml पानी में, 100 ml पानी में सिर्फ और सिर्फ 3 ml ऑक्सीजन होता है। हम लोग को तो बहुत अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता है। बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है? 21 ml, माने 21 है, माने 100। अगर एयर में से तुम 100 ml एयर को उठा के लाओगे उसमें तुमको 21 ml तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। हम लोग जो अभी हैं माने कि इस पे लैंड पे, जमीन पे, टेरेस्ट्रियल पे, है ना। बट एक्वेटिक एनिमल को केवल कितना ऑक्सीजन मिलता है? 3%। समझियो, पानी में कितना मिलता है? 100 ml में कितना पानी है बताओ? ऑक्सीजन गैस है 3 ml, माने उस कम में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वही कम में ऑक्सीजन उसके लिए इनफ है जीने के लिए। देखो, सफिशिएंट फॉर एक्वेटिक एंड मरीन लाइफ, समुद्री जीवन के लिए। O2 इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ओके। लिक्विड ऑक्सीजन का कलर होता है पेल ब्लू, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर हल्का का होता है पेल ब्लू, हल्का, ओके। लिक्विड जो है, ओके, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको याद रखना है कि O2 जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का। पैरामैग्नेटिक नेचर समझते हो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो मैग्नेटिक, तुम जैसे मानो इसके अंदर तुम पानी डाल दिया, क्या कर दिया बताओ? इसके अंदर, पाइप के अंदर पानी डाल दिया, और यहाँ तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक मैग्नेट सेटअप कर दिया, तो नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना जाएगा? तो वाटर जो होता है, वाटर मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, तो वाटर इधर से सरकता हुआ उधर बढ़ जाएगा, लेवल उसका बढ़ जाएगा। देखो, ये चीज हम तुमको सिखाते हैं। ऑलरेडी तुम फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो। ये तुम्हारे पास एक पाइप ऐसे है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ, यहाँ तक भरे हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझे? पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया? इसके अंदर मैग्नेट सेट कर दिया, इसके अंदर क्या सेट कर दिया बोलो? तो मैग्नेट सेट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा नहीं निकलेगा? तो पानी डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, तो हमेशा पानी जो है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड में जाता है, माने मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, रिपेल करता है, वीकली रिपेल करता है। तो पानी जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप कर दोगे तो पानी यहाँ से लेवल हट जाएगा, ये हट जाएगा, इधर लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। जिधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उधर जाएगा, तो पानी डायमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होता है। बट ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, ओके, ये खास बात है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है, O2 जो होता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। किसका? जल्दी बताओ, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MOT 11th क्लास में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद है तो अच्छी बात है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुमको। ये लाइक O2, देखो, लिक्विड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक नेचर। एग्जाम में याद रखना, कई बार पूछा हुआ है स्टार्ट दे करके, BBI है। लाइक O2, H2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक नेचर। H2 भी तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, O2 की तरह H2 भी होता है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th में। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तुम ये याद रखो। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले इसमें पढ़ते हैं, फिर इसमें पढ़ते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम होता है, ठीक है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में दो, जो स्टार लगा, बिना स्टार का उसको बॉन्डिंग बोलेंगे, जो स्टार लगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंटी बॉन्डिंग वाला तो होता है 2, 2 4, 4 1 5 6, घटाओगे और 2 से भाग करो, होता है बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 है, 2, एक या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे उसको डायमैग्नेटिक। तो ये ऑक्सीजन जो होता है O2, वो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नेचर का, H2 भी तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, पता है? मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है जनरली, कुछ एम्फोटिक होता है। और O2 नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सल्फर है तो सल्फर ऑक्साइड, ओके, कार्बन तो कार्बन का ऑक्साइड, इस तरह। ऑक्सीजन नोबल मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे नोबल मेटल कौन है? नोबल मेटल किसे बोलते हैं? नोबल मेटल जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ओके। नोबल गैसेस, हीलियम, नो रिएक्शन। जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, नोबल मेटल से और या नोबल गैस से वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि उसकी वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्लियर। कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ओके। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब गर्म कर दो उसको, उसका ऑक्साइड बन जाएगा।
जब बचपन से पढ़े वो मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम डी1 को जलाए थे, याद है, मैग्नीशियम फीता को जलाए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन में, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, इसको याद है ना, रोस्टिंग बोलते थे, रोस्टिंग वर्जन मेटलर्जी में, ठीक है। जिंक ब्लेंड है ये। कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन करते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तो तुमको दो चीज मिलना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। N2O2 को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, नो नहीं पढ़ना, नो नहीं है, नो नहीं लिखा हुआ है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। P4O2 से P4O10 बनता है, ठीक है। सब रिएक्शन बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। एक चीज समझाता हूँ, ये इसका नाम है एल्काइन, इसका नाम सुनो, एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको, एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस मिक्सचर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग में क्या आता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर, इसका नाम है ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर, 10th क्लास में था, ओके। इसका इस्तेमाल बिल्डिंग में किया जाता है, जो बिल्डिंग करने वाला ना चश्मा लगा करता रहता है, लोहा को जोड़ता रहता है, तो उसमें भी ऑक्सी एसिटिलीन गैस होता है और उसमें ऑक्सीजन मिक्सचर होता है, एयर नहीं होता, ऑक्सीजन गैस बनाया जाता है, और उसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, बिल्डिंग में, किसमें किया जाता है, हाँ, ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। तो याद ना, तुमको बोलेगा कि ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग में कौन सी होता है, तो लोग एसिटिलीन गैस होता है, इसको इथाइन में बोलते हैं, और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है। और क्लियर है, चलो। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बहुत आसान है, एसिडिक ऑक्साइड्स, कौन ऑक्साइड्स, मैंने बोल दिया, एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जिसको तुम पानी में डालो तो एसिड बन जाएगा। बेसिक ऑक्साइड वो है जिसको पानी में डालो तो बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड वो है जिसको पानी में डालो तो ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है जनरली वो क्या होता है, एसिडिक होता है, लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं, जैसे एम्फोटिक नेचर वाला, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड इन विच मेटल्स आर इन हायर ऑक्सीडेशन आर एसिडिक इन नेचर, माने जो भी मेटल का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड है जिसमें मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। जो लिखा हुआ जैसे सल्फर O2 +4 +6 +7 +7 +5 +7 +6, ओके, ये सब +5 ये सब तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड है। कौन ऑक्साइड है, क्योंकि सब यहाँ पर मेटल सब जो है, जो भी क्रोमियम है, सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड गिव्स एसिड इन वाटर, बोले ना, एसिडिक ऑक्साइड को पानी डालो तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, तो वही लिखा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालो तो सल्फर एसिड मिलेगा, ये भी एसिड देगा, ये भी एसिड देगा, ठीक है। इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक। ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। बेसिक ऑक्साइड को पानी में डालो तो बेसिक बेस देगा, मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जैसे Na2 MgO SiO BO। बेसिक ऑक्साइड्स गिव्स बेस इन वाटर, वाटर में बेस देगा। अगर तुम क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो कोई सिलेक्ट लाइम चूना का पानी मिलेगा, जो कि बेसिक नेचर का है। MgO को पानी में डालो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, सुनते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इनो जो था एसिडिटी को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि एसिडिटी पेट में और हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इनो उसमें का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए, ओके। तो इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलता है। Na2O2 को मिला होगा तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये भी एक बेस है, ठीक है। चलो, एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, जो एसिडिक नेचर का भी और बेसिक नेचर का भी हो, ठीक है। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर, जैसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड में ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है, ये याद रखना। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये बहुत खास है, ये बहुत खास है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों याद रखना, क्लास 10th में भी था, ओके, ठीक है। ये सभी तुम्हारा एम्फोट्रिक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एसिड, जिसके ऑक्साइड एसिड है वो बेस से रिएक्शन करेगा, और जिसके ऑक्साइड बेस है वो एसिड से रिएक्शन करेगा। एसिड बेस रिएक्शन करता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है, लवण तथा क्षार जल बनाता है, याद है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है भैया। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक बनेगा तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा, ओके, एसिड से रिएक्शन करके दो बनाया। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करता है, ओके, जब ये देखो एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस है तो एसिड से रिएक्शन करेगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा। अब जो ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन बाबू, दूसरा नंबर, एसिड Al2O3 NO से रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, इसका नाम सोडियम मेटा एल्युमिनेट, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है, ये अभी जिंक ऑक्साइड एम्फोट्रिक है, तो ये अभी एसिड से रिएक्शन कर रहा है, यानी बेस है, ये बेस है तो एसिड से रिएक्शन कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बेस से रिएक्शन करेगा, सोडियम जिंकेट, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। ये दूसरा और चौथा बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड, these oxides are neither acidic nor basic, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, O2F2 हो गया। एक होता है मिक्स ऑक्साइड, क्या होता है बताओ, मिक्स ऑक्साइड, ऑक्साइड कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन विद डिफरेंट ऑक्सीडेज स्टेट्स आर कॉल्ड मिक्स ऑक्साइड। जैसे Fe3O4 ऐसे नहीं पाया जाता, ऐसे पाया जाता है, यहाँ पर दो है, मिक्स है, ये मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। PbO3 इस तरह एग्जिस्ट करता है, ये भी इस तरह एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड, ठीक है गाइस। क्या बोलते हैं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे ना, इसको खत्म करेंगे,
टॉपिक खत्म होने वाला, बहुत ईजी है। अब चलते, ऑक्सीजन हम लोग खत्म कर लिए, अब O3 है, क्या चीज है, रिलैक्स हो, 40 तक बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। O3 इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का नॉर्मल कंडीशन क्या, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। बट ये ओजोन जो है O3 है, क्या बताओ, इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोप जिसको बोलते थे अपरूपता, ओके। ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी इट कैन नॉट रिमेन एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, ओके। माने कि नॉर्मल कंडीशन में O3 नहीं मिलता है, क्योंकि O3 ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव O3 है। अब तुम्हें पता है कि O3 कहां पाया जाता है, अरे एटमॉस्फेयर में ऊपर 50-60 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है। और हमारे सबसे खास बात है कि हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि जो सूरज से बहुत सारी रेज निकल रही है, तो हार्मफुल रेडिएशन है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो आएंगे तो स्किन कैंसर क्रिएट करेंगे, काउज करेंगे हमारे बॉडी में। पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए खतरनाक है वो, ओके। मोतियाबिंद सब बीमारी होता है, कैटरेक्ट हो सकता है उससे, ओके। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको बोलते हो, अब इसको हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। तो ओजोन लेयर का करता है, ओजोन उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख के रख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ओके, और पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ये हमारे लिए बहुत सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम लोग जो केमिकल सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फ्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीज फोम, ओके, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, कुछ केमिकल फोम जो सेविंग करने वाला सब होता है, सब है ना, कुछ केमिकल है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये ऐसा केमिकल है जो ओजोन लेयर को जाकर के ओजोन को खत्म कर रहा है, ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देगा। तो वो ऑक्सीजन तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो ओजोन में छेद हो रहा है, उसको बोलते हैं ओजोन होल, क्या बोलते हैं उसको। कई जगह ओजोन का लेयर खत्म हो गया है, तो जब खत्म हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आराम से पृथ्वी पर आ जाएगा। अब पृथ्वी बोलेगा कि आ जाइए, पृथ्वीवासियों के लिए खतरनाक, लो बीमारी पैदा करेगा, डेंजरस है वो। ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी इट कैन नॉट रिमेन इन एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, सी लेवल पे नहीं मिलता है रिएक्टिविटी के ज्यादा कारण। एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर it formed from the atmospheric oxygen in the presence of sunlight, sunlight के प्रेजेंस में, ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन की मदद से ही बनता है O3, ठीक है। ओजोन लेयर प्रिवेंट, लिखा ओजोन लेयर प्रिवेंट अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, स्किन माने कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है स्किन कैंसर कर सकता है, आंख की बीमारी मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। पेड़ पौधों के लिए खतरनाक है, समझे, जानवरों के लिए खतरनाक है। प्रिपरेशन भाई बोला ना, O2 से ही बनता है ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकली, तो O3 देता है, ठीक है। 10% फॉर्म होता है, बता दिया, ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। द प्रोडक्ट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, देखो ओजोन का स्ट्रक्चर याद रखना, ये बेंड शेप का होता है, कैसा होता है, बेंड शेप का, ऐसा वाटर के जैसा ही होता है, बट 3 ऑक्सीजन है ना, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेंड, तो इसको ऐसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला सिंगल बॉन्ड 3 बनाए, प्लस माइनस आई माइनस, 2 ऑक्सीजन 3 बना रहा है, तो ये 2 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। इसका बेंड शेप होता है, कौन शेप होता है, और इसका 128 पिकोमीटर, तो बता दिया। बॉन्ड और डेर है इसका बॉन्ड और डेवरा बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है, डेवरा बॉन्ड, ठीक है। चलो O3 इज हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव तो अनस्टेबल होगा, ओके। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, जब भी इसको O3 को तुम निकालो बाहर, रिएक्टिव है, तो ये फटक से ऑक्सीजन आइटम देता है, ये ऑक्सीजन आइटम देता है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। अब बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माने ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। इसलिए इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग में भी किया जाता है, ब्लीचिंग करने के लिए, कलर उलर चीज को हटाने के लिए, ठीक है। याद रखना कि O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछेगा क्यों, तो बोलो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो बोलो क्योंकि जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये फटाक से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिडक्शन करेगा भैया, तो ऑक्सीडाइज, तो ये O3 है ना, खुद को रिडक्शन कर दिया, ठीक है, देख लो -2 से ऑक्सीडेशन, ओके, ये ऑक्सीडाइज कर दिया, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का डिप्लीशन, क्षय होना, बर्बाद होना, क्यों हो रहा है, सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, उनकी वजह से भी O3 जो है बर्बाद हो रहा है, ओके। जो बड़ा बड़ा जो सुपर सोनिक जेट एयरप्लेन जो बहुत ज्यादा आवाज करता है ना, मुंबई, उसके बाद वो क्या करता है कि उसके उससे सुपरसोनिक जेट से एक केमिकल निकलता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, O3 से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो O3 खत्म हो जाएगा ना। फिरॉन्स, एक केमिकल है फिरॉन्स, जिसके अंदर एरोसोल स्प्रेज एंड रेफ्रिजरेंट, ओके, उसी फिरॉन्स का एक एग्जांपल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी तुमको इसको ओजोन को बोलो लेयर को डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीट मतलब खत्म कर रहा है, क्षय कर रहा है, हाँ खत्म कर रहा है,
ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ O3 को कैसे एस्टिमेट करते हैं लैब में, तो वही दिया हुआ यहाँ पे कुछ केमिकल का इस्तेमाल होता है। ओके, इस तरह ये रिएक्शन याद आना बस। और उसमें एक केमिकल है, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसकी हेल्प से इसको हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको खाली एक बार रीड कर लेना। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, सल्फर का जैसे फॉस्फोरस का सल्फर एलोट्रोप पढ़ते ना, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वैसा ही रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर भी बोला जाता है, स्टेबल बिलो 369 केल्विन, इससे नीचे मिलता है, स्टेबल होता है। एक है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बोलते हैं बीटा सल्फर, जो कि स्टेबल अबव 369 केल्विन। ये 369 केल्विन के नीचे रोम्बिक सल्फर मिलता है और 369 केल्विन के ऊपर बीटा सल्फर मिलता है, यानी कि मोनोक्लिनिक। एट 369 केल्विन पर देखोगे तो बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, दोनों फॉर्म स्टेबल है, अल्फा भी और बीटा भी। द टेम्परेचर 369 इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। 369 केल्विन टेम्परेचर से नीचे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, 369 टेम्परेचर के ऊपर बीटा सल्फर स्टेबल होता है, और उस टेम्परेचर पर दोनों सल्फर दोनों स्टेबल है, ठीक है, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। सल्फर एसिड का स्ट्रक्चर बता दिया, पकड़ रिंग या क्राउन स्ट्रक्चर, ओके। और एक S6 का स्ट्रक्चर ऐसा चेयर के जैसा होता है, तो ये एसिड है, तो बोलना सल्फर एसिड के फॉर्म में नॉर्मली पाया जाता है, S6 भी पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। इसका S6 में देखो चेयर के जैसा, किसके जैसा, चेयर फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और एट 1000 केल्विन लेवल ऑफ 1000 केल्विन टेम्परेचर रहता है, तो S2 इज स्टेबल, S2 बोले तो पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कंपाउंड है, लास्ट है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी सबका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब खाली कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। SO2 खास है, इसका कैसा शेप बताओ, बेंड शेप है, बेंड है, और इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा एक, अब बोले भी थे कि यहाँ पे एक 2 पाई बॉन्ड बनता है, तो एक p पाई बॉन्ड है, एक p डी पाई बॉन्ड है, ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। चलो प्रिपरेशन, इसको बनाया कैसे जाता है, तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, चलो ठीक है। SO3 2H से रिएक्शन करता है, SO2 गैस, ओके। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड आयन है, एसिड से मिलता है, रिएक्शन करके SO2 बनाता है, चलो। बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, जब सल्फाइड ओर को रोस्ट करते हैं या तो गर्म करते हैं, रोस्टिंग, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, सब चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, SO2 का प्रॉपर्टी, SO2 का बोलेंगे अभी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिड नेचर का है, जैसे पानी में डालो तो ये एसिड बना लेगा, ओके, तो ये पानी में डालो तो एसिड बना लेगा, एसिड का काम है H+ देना, क्या देना, हाँ, ठीक है। तो SO2 बेस से रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, ओके, और फिर उसमें क्या करोगे, SO2 और रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो। पहले जब रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फाइड बनाता है, ओके, और जब एक बार और रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम बाइसल्फाइड या उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। बिहेवियर ऑफ SO2 इज सिमिलर टू द CO2 के जैसा ही बिहेवियर इसका, ठीक है। देखो गौर सुनो, दो चूना पानी है, इसको चूना का पानी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। कौन वाटर, अरे पानी चूना लाते हो ना पत्थर वाला, उसको पानी में डालते हो ना, तो उसको बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलते हैं बूझा चूना। कौन चूना, बूझा चूना, बूझा मतलब भींगा, ठीक है, बूझा मतलब सूखा नहीं, बूझा मतलब भींगा चूना। तो ये बूझा चूना है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, मिल्की कलर, मतलब कि उसका सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है, ठीक है। ये लाइम वाटर टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है, और वाटर बाहर निकलता है, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को SO2 से तो वो भी मिल्की कर देगा, दूधिया कर देगा, ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट कहलाता है ये, क्लियर है। SO2 का देखोगे तो उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग के भी तरह, क्योंकि -2 और +6 के बीच में एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, भैया ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस करेगा, बस एक बार रीड कर लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो SO2 क्लोरीन से रिएक्शन करता है, ओके, क्लोरल कैटलिस्ट कहलाता है कार्बन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो बनाता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या नाम इसका, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे B2O5 के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो SO3 बनाएगा। अभी हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है गाइस, ओके। अब चलो नहीं बोलो, ऑक्सो एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और बाकी कोई एलिमेंट होता है ना, ऑक्सो है तो एसिड तो H होगा ही होगा, और उसके साथ ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन रहना ही है, उसके साथ एलिमेंट, सल्फर का ऑक्सो एसिड सल्फर रहेगा, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड फास्फोरस रहेगा। तो दो वर्ड्स दो, ये H2SO4 है, बहुत पॉपुलर है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डबल बॉन्ड एक बनावे करोगे, बाकी OH लगा दोगे, ठीक है, तो दो OH है ना, तो OH यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और वही H उतना ही H देगा, तो ये H2SO4 दो H देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन करता है, बेस के लिए एसिडिटी, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि 2H+ देगा। और सल्फर +6 में, H2SO4 में सल्फर जो है +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो वहाँ H2SO3 को देख लो, ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसमें तो +4 में है, ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ और दो OH, ये भी दो OH देगा, ओके। चलो H2SO8 इसको याद रखो, इसका नाम है मार्शल एसिड, क्या नाम है इसका, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, क्या होता है बताओ, +7,
ठीक है, +7। तो इसका नाम क्या जान, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से एक हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे, तो दो सल्फ्यूरिक दो तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, 2 सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन, कितना हुआ था 4 2 8 ऑक्सीजन है। इसके लिए क्या करोगे, 2 2 का कर दिए, तुमको ये बनाने आता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर ना, बना दिया, ये बना दिया, यहाँ बना दिया, इसका एक H, इसका OH था ना, यहाँ H था ना, तो इसका H हटा दिया, 2 H हटा दिया, 2 H हटा दोगे तुमको ये बन जाएगा। तुमको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने आता है, तुमको ये बना लोगे, H हटा दो, खाली 2 H हटा दो, ठीक है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से 2 H हटा दो, तुमको मार्शल एसिड बन जाएगा। इसका नाम है परॉक्सी, इस बॉन्ड को बोलते हैं ना, जहां जहां ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी लिंकेज या प्रॉक्सी बॉन्ड, है ना। इसमें कोई प्रॉक्सी बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई प्रॉक्सी बॉन्ड नहीं, यहाँ प्रॉक्सी बॉन्ड है, ठीक है, प्रॉक्सी बॉन्ड बोले, प्रॉक्सी बॉन्ड किसी है कि नहीं मार्शल एसिड में, तो बोलो हाँ है। इसकी बेसिसिटी 2 है, क्योंकि एक H यहाँ से देगा, एक H यहाँ से, ओके चलो क्लियर हो गया। ये H2SO3, इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसकी भी दो बेसिसिटी है, क्या होता है इसकी, OH, खाली यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, H2SO4 था ना, वो क्या था बताओ, H2SO4 था ना, अरे था ना, बस खाली यहाँ एक ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे S लगा दिया, एक S, बस एक ऑक्सीजन हटाओ, एक S लगाओ, तो H2SO3 वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड की जैसा। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 है, ठीक है। एक है H2SO7, इसका नाम है ओलियम, क्या नाम है, ओलियम कैसे बनता है, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक पानी निकाल दो, इसका नाम ओलियम है। इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वहां भी पढ़ते वाटर निकालने वाला हम लोग, फास्फोरस का ऑक्सीजन में, इसमें पानी निकाल दोगे, पानी निकाल के एक में से एक 2 H निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बीच में एक ऑक्सीजन है, ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, पेरोक्साइड लिंकेज होने का ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बेसिसिटी 2 है, ठीक है गाइस, क्लियर है। ये H2SO5 है, सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है बोलो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें ऑक्सी लिंक होगा, तो एक्स लिंक है, तो पर ऑक्सो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने आता ना, बस वहां पर खाली OH था ना, एक बीच में घुसा दिया बस, इसका नाम है परऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें मोनो है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर कहाँ गया, इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक, एक और कहीं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा देखो भैया, इसका नाम क्यों पड़ा, देखो कल परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो क्यों, परऑक्सी लिंकेज है, और डाइसल्फ्यूरिक दो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए समझ रहा है, ये कहानी है, ठीक है, ये H2SO4, ठीक है गाइस। कंपाउंड अब कुछ नहीं है, 46 तक है, कंपाउंड है, कंपाउंड बनाने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, हो गया गाइस, यहाँ तक कर लेना हम लोग, 5 ऑक्सो एसिड को खत्म कर लेना है, तुम्हारा काम है, ठीक है। आजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजा जो बताए थे, कौन चीज बनाने की विधि, 5 नंबर में जो आएगा लिखा ही हुआ है, इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन प्रोसेस, याद है हम लोग 15 ग्रुप में पढ़े थे, क्या चीज याद है, क्या पढ़े थे 15 ग्रुप में, क्या पढ़े थे, हैवर प्रोसेस याद है, ओस्टवाल प्रोसेस याद है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवर प्रोसेस, उसका ओस्टवाल प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि, अमोनिया बेसिक गैस बनाने की विधि, वैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आएगा। H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर में बनाना, मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर भी बोल सकते हो, बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स 4 स्टेप, 4 स्टेप है इसमें, याद कर लोगे। पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया जाता है, मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाने के लिए पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया जाता है, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन करके SO2 बन जाता है, इस स्टेप लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है सल्फर का SO3 में, तो SO2 को पहले SO3 में कन्वर्ट करते हैं, ओके, कैटालिटिक, SO2 गैस होता है, O2 ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और उसको एक कैटलिस्ट लेते हैं, उसका नाम है V2O5, याद रखना पड़ेगा, ओके, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बन जाता है, डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, SO3 को कन्वर्ट करते हैं, ओके, ओलियम में, किसमें, SO3 को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं और ओलियम में कन्वर्ट, ओलियम ये H2SO7, ठीक है। अब ओलियम को कन्वर्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो लिखा हुआ डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव्स H2SO4, इस जो ओलियम बना है इसके अंदर डाइल्यूशन करते हैं, पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने से क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चारों स्टेप लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। द सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस कितना परसेंट प्योर होता है, 96 से 98% तक। तो तुमको एग्जाम में स्टार्ट करना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, एक नाम ये है, और उसका एक और नाम है किंग ऑफ केमिकल्स, स्ट्रक्चर बना दिया वहां पर, ठीक है। और सल्फर यहाँ पे प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एग्जाम में कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, पूरा स्टेप। आई थिंक क्लियर हो गया है। फेवरेबल कंडीशन,
माने कंडीशन फेवरेबल कब होगा कि ज्यादा प्रोडक्ट बने, मैक्सिमम इल्ड आए, इल्ड मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बने, ओके, इस प्रोसेस से। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा चाहते हो ज्यादा बने, तो उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम इल्ड्स ऑफ SO3 इन कांटेक्ट प्रोसेस, क्योंकि SO3 को ही बाद में ओलियम में कन्वर्ट किया गया था ना, अब ये ओलियम बाद में सल्फ्यूरिक एसिड दिया था। तो O2 मस्ट बी इन एक्सेस, ऑक्सीजन गैस मस्ट ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, लो टेम्परेचर फेवरेबल है, हाई प्रेशर फेवरेबल है, कैटलिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट, कैटलिस्ट होना चाहिए, गैस SO2 O2 यूज मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी, दीज आर द फेवरेबल कंडीशन। एग्जाम में अगर दोनों में आके बताओ व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कांटेक्ट प्रोसेस, तो लिख दोगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम में तुमको कांटेक्ट प्रोसेस पूछेगा तो तुम यहाँ तक लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, पूरा लॉन्ग टाइम में मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट, समझ आ गया। चलो प्रॉपर्टीज, अब हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज, ओके। देखो, एसिड पोर्ड इनटू वाटर स्लोली, इसका पता है कि एसिड को पानी में डालते हैं, ओके, वाटर को पानी में एसिड में डालते हैं, सुनना, पानी को कभी भी एसिड में डालोगे, अगर पानी को एसिड में डाल दोगे तो आंख से छलका आंसू जाग टपका सराम ये लगा नहीं चलेगा, हाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा पूरा। जो तेजाब, अरे एसिड है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या एसिड है, जो तेजाब जो डालते हैं बच्चा लोग जो डाल देता है, कोई क्वेश्चन सुनते हो केस में कि एसिड अटैक हो गया, लड़की का जल गया, अक्सर लड़कियों पर फेंका जाता है, ओके, लड़का लोग जानबूझ के फेंक देता है चेहरा खराब करने के लिए, उसका बात नहीं मानता, तो कहते प्यार कर रहे थे, नहीं मानते, हाँ उसका तुम मेरी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकी, वह वाला बात है, तो जला देता है। तो एसिड में क्या होता है, तेजाब उसी को बोलते हैं, उसमें ये ना एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो ये एसिड जो होता है ये बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है, जला देता है, ओके। तो एसिड का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक होता है कि तुमको इसमें लैब में एसिड दो तरह का, एक कंसंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कम डेंजरस होता है और कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा खतरनाक होता है। तो पानी को कभी भी एसिड नहीं डालना है, अगर पानी को एसिड में डाल दो तो पूरा आग लग जाएगा, पूरा खतरनाक, तुम्हारे लिए जो बच्चा लैब में है या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जल जाएगा, उसके लिए खतरनाक है। हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है, ताकि कम एसिड पानी के कांटेक्ट में आए, तो ज्यादा आग न पकड़े, ठीक है। तो एसिड को पानी में डाला जाता है, एसिड पोर्ड इनटू वाटर, एसिड को ऐड किया जाता है पानी में डाइल्यूट करने के लिए, तो एसिड को पानी में डालते हैं और भी धीरे धीरे डालते हैं, एक एक बूंद करके, एक के बारे उछल देंगे, ओके, और उसको हिलाते रहना है, झमाड़ते रहना है, स्टिर करते रहना है या कोई चम्मच से उसको, ताकि आग ना निकले। तो एसिड पोर्ड इनटू वाटर स्लोली विथ स्टीयरिंग टू गेट डाइल्यूटेड एसिड, बोले क्यों, क्योंकि एसिड और वाटर का मिलना जो होता है वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट पैदा होता है, हो सकता है शीशा जिस बर्तन में तुम बर्तन फट जाए अगर आराम से नहीं डालो तो, आग की वजह से, गर्मी की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालो तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा, तुम जानते हो, बाइसल्फेट, सुनो, बाइसल्फेट, एक दो, इसमें दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन देगा, इसको बोलते हैं बाइसल्फेट आयन, और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 10 से बड़ी होती है, ठीक है। और एक और HSO4 है बोला, HSO4, ओके, या माइनस, ओके, माइनस, तो वाटर में फिर डालोगे तो फिर एक हाइड्रोजन आयन देगा, और ये सल्फेट आयन में बाइसल्फेट है, ये सल्फाइड है, ओके। इसकी K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10, इसकी K की वैल्यू बहुत कम है, ओके, समझ बात को। चलो, लो वोलेटिलिटी माने ज्यादा वोलेटाइल का नेचर नहीं है, माने कम वोलेटाइल है, वाष्पशील नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर तो है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि प्लस 6 सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। बेस को अगर एसिड से रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सोडियम अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर डालोगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, वाटर मिलेगा। अगर 200 डिग्री से ज्यादा गर्म करोगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। और NaCl सल्फ्यूरिक एसिड में लेस वोलेटाइल है ये, तो सोडियम सल्फेट बनेगा 200 डिग्री से ज्यादा, ठीक है गाइस। NaCl वाला भी कहानी वही सेम, मोर वोलेटाइल एसिड्स, ठीक है गाइस। HCl जो है वो मोर वोलेटाइल है H2SO4 से, करेक्ट। चलो बस 2 है। H2SO4 इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को निकाल देता है, आग हाथ पे पड़ेगा तो हाथ को जला देता है, पानी को सुखा देता है पूरा, तो पानी को निकालने का काम करता है, जो भी केमिकल पानी को निकालने का काम करता है, पानी को हटा देता है, वहां से सुखा देता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हम लोग ऑर्गेनिक में इसको पढ़ेंगे कि डिहाइड्रेशन का काम किया जाता है। पानी जहाँ पर निकालना होगा, कहीं पर पानी निकालना, एसिड डाल दो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो पानी निकालने के लिए एसिड डालना पड़ेगा, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन्हें बोलो सुसु करिए, वहाँ पर पानी डाल दीजिए, एसिड डाल दीजिए, तो सुसु वाला रास्ते खत्म हो जाएगा, समझिए बेटी। हाँ, तो ऐसा गलती नहीं करना, कहने का मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि कहीं पर पानी मौजूद है तो रिएक्शन में पानी को निकाल देगा, ये डिहाइड्रेशन का काम करेगा। शुगर है, शुगर यानी कि ये जो सुक्रोज है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल कार्बन देता है और वाटर निकल जाता है, ओके, इसको बोलते हैं कैरिंग ऑफ शुगर या चैरिंग ऑफ शुगर, ठीक है। चलो, ये कॉपर सल्फेट, ये इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, नाम सुनो, ब्लू विट्रियोल, ओके। नीला थोता, क्या चीज है? हाँ, नीला तोता नहीं, थोता, हाँ, जिसको तुतिया बोलते हो। ब्लू विट्रियोल
कॉपर सल्फेट देखो, जैसे तुम इसको एसिड में डालोगे तो ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो, और उसका ये अल्कोहल, अल्कोहल में एसिड डालोगे तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ये डिहाइड्रेशन हो गया, इसको तो डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। सब डिहाइड्रेशन है। क्लियर हो गया। अब चलो लास्ट है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले थे, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है, ठीक है। तो ये हॉट कंसंट्रेटेड एसिड है, ओके, वो वाटर में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है देखो कॉपर से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और उसके बाद इसका हो गया, कॉपर का हो गया तुम्हारा क्या चीज बताओ, ऑक्सीडेशन, और इसका सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया रिडक्शन, ठीक है। चलो वही बात यहाँ पर भी है, ओके। तो मैंने कहा ऑक्सीडाइज कर देगा सामने वाले को, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा हो गया, 16 ग्रुप हो गया पूरा कंप्लीट, ओके। हम इसका नोट्स क्या करेंगे, टेलीग्राम में भेज देंगे पूरा, ठीक है। नोट्स लिख लो उसका, बल्ले बल्ले करोगे। इसके बाद 17 ग्रुप थोड़ा इससे छोटा है, ठीक है।